हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 6.3 वर्क की। वर्क को समझेंगे हम एनसीईआरटी से। तो स्टार्ट करते हैं फिर एनसीईआरटी लाइन वाला एक्सप्लेनेशन। ओके, तो वर्क क्या के बारे में क्या लिखा है समझते हैं। एज सीन अर्लियर, वर्क इज रिलेटेड टू फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ओवर विच इट एक्ट्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, वर्क क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। जब एक फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट होगा और वो बॉडी उसकी डायरेक्शन में डिस्प्ले और वो बॉडी फोर्स की वजह से मूव करेगी, डिस्प्लेस करेगी, तब हम बोलेंगे वर्क होगा। और या तो फोर्स का कंपोनेंट वर्क की डायरेक्शन में अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो, या फिर वर्क का डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में, उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसी से हम वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे इसी चीज़ को। कंसिडर अ कांस्टेंट फोर्स अफेक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस पे f फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, और इस f फोर्स ने क्या किया, ठीक है, एक एंगल पे एक्ट हो रहा है ये, ठीक है, थीटा एंगल पे, और थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना डिस्टेंस मूव कर गया, दिस डिस्टेंस मूव कर गया। फोर्स लग रहा था यहाँ पर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना, डी डिस्प्लेसमेंट मूव कर गया। इनके बीच में एंगल जो हो जाएगा वो थीटा एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कैसे डिफाइन करेंगे हम, इस फोर्स ने कितना वर्क किया, प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इस फोर्स का जो कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोनेंट हमने निकालना हमने सीखा है। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा जो थीटा के अलोंग है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। जबकि थीटा की ऑपोजिट वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है, एफ साइन थीटा। तो फोर्स का वो कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को, मतलब एफ कॉस थीटा जो ये मैग्नीट्यूड है और जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके मैग्नीट्यूड के जो प्रोडक्ट है वही हमें दे देगा वर्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा डी, दैट इज़ एफ डॉट डी। और हमें पता है कॉस थीटा, हमने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। और यहाँ पर तो एफ डी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर कॉस थीटा, द एंगल बिटवीन कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। तो एफ डॉट डी आ गया। और हमें पता है जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का, वो हमें स्केलर देता है। ठीक है, तो ये स्केलर हो जाएगा। वी सी दैट इफ़ देर आर नो डिस्प्लेसमेंट देर इज़ नो वर्क डन इवन इफ़ द फोर्स इज लार्ज। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जैसे कि आपने वॉल को फोर्स लगाया, पुश किया, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, आंसर है नहीं होगा। तो उस केस में वर्क होगा, उस केस में वर्क नहीं होगा, वर्क ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, दस व्हेन यू पुश हार्ड अगेंस्ट अ रिजिड ब्रिक वॉल द फोर्स यू एक्सर्ट ऑन द वॉल डज नो वर्क। तो उस केस में चाहे कितना भी फोर्स हो जाए, वर्क ज़ीरो होगा। Yet your muscles are alternatively contracting, relaxing, and then the energy is being used up and you got tired. Thus the meaning of work in physics is different from that used in everyday language. ठीक है, तो हो सकता है कि आप कॉमन लैंग्वेज में बोलो कि आपने बहुत काम किया वॉल को पुश करने में, ठीक है, आप टायर फील करने लगेंगे, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में आपने कोई वर्क नहीं किया, बिकॉज जो वॉल है वो मूव नहीं करी। ठीक है, नो वर्क, तो वर्क अब नहीं होगा। तो देख लेते हैं पहला केस, द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो एज सीन इन द एग्जाम्पल अबव। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क नहीं होगा। अ वेट लिफ्टर होल्डिंग अ 150 kg मास स्टेडली ऑन हिज शोल्डर फॉर 30 सेकेंड डज नो वर्क ऑन द लोड ड्यूरिंग दिस टाइम। एक वेट लिफ्टर ने 1 kg मास को अपने शोल्डर पे 30 सेकेंड के लिए लिफ्ट किया, तो इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान उसने कोई वर्क नहीं किया। द फोर्स इज़ ज़ीरो, अगर कोई फोर्स ही नहीं लगे तो ऑब्वियसली जो वर्क होगा वो ज़ीरो होगा। A block moving on a smooth horizontal table is not acted upon by a horizontal force। ठीक है, एक ब्लॉक है जो स्मूथ टेबल पे रखा है, एक ब्लॉक को हमने स्मूथ टेबल पे रखा है। ठीक है, तो इसने कुछ का वर्क किया, तो आंसर है इसने कुछ वर्क नहीं किया। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो ये ब्लॉक है यहाँ पर, ये एक टेबल पे है, तो इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, फोर्सेस तो इस पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नेट फोर्स जो है इस पर वो ज़ीरो है। ठीक है, फोर्स देखो इस पर, यहाँ पर जो फोर्स है वो ग्रेविटी का फोर्स है। ओके,
तो इस पर वेट लग रहा है। ओके, और जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो यहाँ पर जो लग रहा है वो ग्रेविटी का फोर्स लगा और रिएक्शन फोर्स लग रहा है ग्राउंड का, लेकिन नेट फोर्स 0 है, इसलिए इस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। ओके, नाउ इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट केस है तीसरा वाला, इसको देख लेंगे। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट केस, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन ये एक दूसरे के कैसे हैं, एक दूसरे का ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फोर्स और वर्क एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी वर्क 0 होगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेंगे इसके हम, ठीक है, क्योंकि हमें जब फॉर्मूले से भी देख लेते हैं पहले। कॉस थीटा एंगल कितना है, 90 है, कॉस 90 0 होता है। ओके, फॉर द ब्लॉक मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल द ग्रेविटेशनल फोर्स mg डज नो वर्क सिंस इट इज एक्ट ऑन ए राइट एंगल। ओके, देखो, अब ये ब्लॉक की बार फिर से कर लेते हैं। ये ब्लॉक है, इस पे एक क्या लग रहा है, इस पे हमने एक फोर्स लगाया, ठीक है, एक बाहर से एक फोर्स लगाया, हमने पुश किया, इसको पुश किया और ये मूव करने लग गया, ठीक है। तो हमने क्या वर्क किया, आंसर हमने वर्क किया, बट ग्रेविटी ने क्या वर्क किया, ग्रेविटी तो फोर्स लगा रही है, क्या ग्रेविटी ने वर्क किया, तो आंसर है ग्रेविटी ने फोर्स वर्क नहीं किया, बिकॉज ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, इनके बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। तो ग्रेविटी ने कोई वर्क नहीं किया, बिकॉज इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो ये इस वजह से ये वर्क नहीं होगा। और एग्जांपल देखते हैं। इफ़ यू अज्यूम दैट द मून ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज परफेक्टली सर्कुलर देन द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नो वर्क, ठीक है। हम क्योंकि हमें पता है कि ये परफेक्टली सर्कुलर नहीं है, ठीक है, तो इसमें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कोई वर्क करता है मून को मूव कराने में, तो आंसर है नहीं करता। क्यों नहीं करता, बिकॉज हमें पता है। अब इसमें मुझे सर्कल बनाने के लिए इसको शेप को ठीक करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ओके, चलो इसे बना के देखते हैं। यहाँ पर ये सर्कुलर ऑर्बिट में ओके, ये मून है, ठीक है। तो इस पे क्या ये वर्क करेगा, ठीक है, क्या ये मून यहाँ पर वर्क करेगा, ग्रेविटेशन, क्या ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ का मून पे कोई वर्क कर रहा है, तो आंसर है नहीं कर रहा। बिकॉज देखो, मून का सर्कुलर मोशन जब कोई बॉडी करती है, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है सर्कल के, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है यहाँ पर, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्योंकि एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए कोई वर्क नहीं हो रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स कोई भी वर्क नहीं कर रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। ओके, तो किसी भी इंस्टेंट पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। वर्क कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, और 0 वर्क हो जाएगा जब थीटा 0 हो जाएगा। ओके, जब एंगल कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, जैसे कि देखो, जैसे कि इस केस में इसका एग्जांपल हम देख लेंगे नेगेटिव वर्क का। जब एक बॉडी है, एक कार है, सपोज ये कार मुझसे बनेगी नहीं, बट अज्यूम कर सकते हो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे क्या, ये कार है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर सर्कल चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि तो आप समझ सकते हो ये कार है और इस पर क्या किया, इस पर एक फोर्स लग रहा है। ओके, इस पर क्या लग रहा है, अच्छा अब ठीक हो गया, अब देख सकते हो आप, ठीक है। सपोज़ ये एक व्हीकल है और ये मूव कर रहा था, और हमने क्या किया, सडनली इस पर ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी ये जो कार है इस तरह मूव करती गई, ब्रेक ने ऑपोजिट डायरेक्शन में काम किया था, बट ये कार इस तरह मूव करती गई, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, फोर्स इसके ऑपोजिट लग रहा है, एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, इसका मतलब नेगेटिव वर्क हो रहा है। ओके, इसके बाद इसकी डायमेंशन हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है, ऐसा यूनिट जूल है। ओके, और ये
जेम्स प्रेस्टो और जूल के नाम पे है। इन दोनों की डायमेंशन हम इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज वर्क इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन mlt-2 है, डिस्प्लेसमेंट की एल है, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी ml2t-2। ओके, तो इसके बारे में और टेबल में हम कुछ दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इनकी अदर यूनिट्स है वो देख लेते हैं। ERG यूनिट है एक, ठीक है, अर्ड बोल देते हैं इसे, 10⁻⁻7 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सलेट कराने में जितनी एनर्जी लगेगी हो जाएगी ये 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। कैलोरी यूनिट हो जाएगी 4.2 जूल के अप्रॉक्स, और किलोवाट आवर 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, ये 1 यूनिट भी हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट हो जाएगी ये कैलोरी। ठीक है, कैलोरी की डेफिनेशन क्या है? 1 kg वाटर को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेस करने में 1 kg वाटर का जितनी हीट लगेगी वो जाएगी 1 कैलोरी। ठीक है, तो हमने आज वर्क और एनर्जी को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।